हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, मेटल नॉन मेटल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने इसका फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा, जिसमें मैंने बात करी है मेटल नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन की, उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में और उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से देखना, क्योंकि वो बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। इस पर बेस्ड बोर्ड में, एनटीएससी में, ओलंपियाड्स में ज़रूर क्वेश्चन आता है और इनमें हम डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे, क्योंकि मेटल नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो लगभग एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट। भाई नाम ही ऐसे है ना, मेटल और जो मेटल नहीं है यानी नॉन मेटल। तो हम इनमें कंपैरेटिव तरीके से प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है वो समझना है, मेटल में कैसे है वो प्रॉपर्टी, नॉन मेटल में कैसे है वो प्रॉपर्टी, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो आपको ध्यान में रखना है वो है एग्जाम्पल्स एंड एक्सेप्शंस। तो हर प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे और उसी में ही जहाँ जहाँ एक्सेप्शन होगा वो मैं आपको बता दूंगी। ये ध्यान रखना कि ये हम बोर्ड और एनटीएससी ओलंपियाड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं आपको वही कंटेंट दूंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रिक्वायर्ड है। अदरवाइज देखो, कंटेंट की तो लिमिट नहीं है ना। एक्सेप्शंस इतने हैं, पर इतने सारे एक्सेप्शंस को याद रखने का कोई मतलब नहीं है। जो यूजफुल एक्सेप्शंस हैं, जो एग्जाम में आते हैं, जो आपको पता ही होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल्स भी और एक्सेप्शंस भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको आप भी अपने नोट्स में इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में ही लिखिएगा। 3 कॉलम बना लो नोट्स बनाते वक्त। पहले कॉलम में आप लिखोगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरे कॉलम होगा मेटल का और तीसरा कॉलम होगा नॉन मेटल का, राइट। तो प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब समझाने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है, 9th में आपने पढ़ा ही होगा, या 9th के जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं उन्होंने कम से कम फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा। फिजिकल स्टेट मैटर की होती है बेसिक 3, वैसे तो 5 बताते हैं, पर बेसिक 3 बताते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब अपन मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स आर व्हाट, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है जो आपको ध्यान में रखना है। द एक्सेप्शन इज, क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, है ना। मरकरी का सिंबल क्या है, Hg। एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बच्चों ये पूरा लिखना है ना, आधा मत लिख देना। एक्सेप्ट मरकरी, सिर्फ इतना मत लिखना, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब ये बार बार मैं रूम टेम्परेचर बोल रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट हम रूम टेम्परेचर को क्या लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसे नहीं कि मेरा रूम टेम्परेचर और आपका रूम टेम्परेचर, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो सारे मेटल्स कैसी स्टेट में आकर करेंगे, सॉलिड स्टेट में, सिवाय मरकरी के जो कौन सी स्टेट में आकर करेगा, लिक्विड स्टेट में। पर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और वो यूजुअल कंडीशंस में किस फॉर्म में अकर करते हैं, लिक्विड स्टेट में अकर करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और वो यूजुअल स्टेट में, नॉर्मल कंडीशंस में, लिक्विड स्टेट में अकर करते हैं, जैसे सीजियम, गैलियम, फ्रांसियम। ये ऐसे मेटल्स हैं विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे यूजुअली नॉर्मल कंडीशंस अकर इन द लिक्विड स्टेट। अब स्पेशली जो एनटीएससी एस्पिरेंट से वीडियो देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन एनटीएससी, तो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन में ये सब गिवन होता है, मरकरी भी होगा, सीजियम भी होगा, गैलियम भी होगा, चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है आप आंसर क्या सिलेक्ट करोगे। अगर क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर मेंशन्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर्स एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उसने लिख दिया रूम टेम्परेचर, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा, मरकरी। फिर ऑल ऑफ दीज या और कुछ आंसर नहीं होगा। लेकिन उसने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स यूजुअली अकर एज लिक्विड, रूम टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, यूजुअली लिख दिया, जनरली लिख दिया, तो फिर आंसर में क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन अगर है, मरकरी भी हो जाएगा, सीजियम, गैलियम, फ्रांसियम, ये सारे ऑप्शंस इसके आंसर हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उस हिसाब से आंसर अपना टिक करना है, ठीक है। तो अगर रूम टेम्परेचर मेंशन्ड है तो मरकरी लिक्विड होगा, और ये सारे इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये यूजुअली क्या होते हैं, मतलब गैलियम का तो पता है कि आप अपने हाथ पर गैलियम को रखोगे ना, वो आपकी बॉडी हीट से मेल्ट हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है, राइट। तो ये तो बात हो गई मेटल्स की। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड
और गैशियस स्टेट में अकर करते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और गैशियस स्टेट में अकर करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सारे कैसे हैं? सॉलिड नॉन मेटल्स। और अगर गैसेस की बात करें तो इसमें पहले तो आप सारी इनर्ट गैसेस ले सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सारी आप ले सकते हो। उसके अलावा आप हाइड्रोजन ले सकते हो, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, और क्या आ गई? सारी इनर्ट या नोबल गैसेस आ गई। तो ये सारे क्या है? ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो गैसियस स्टेट में अकर करते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में अकर करता है। द ओनली liquid non-metal, the only liquid non-metal is what? ब्रोमीन। ठीक है, इसलिए मैंने कहा यूजुअली ये सॉलिड या गैशियस होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? ब्रोमीन। लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर एक ही है, वो कौन सा है? मरकरी। तो ये चीजें आपको इस पॉइंट में क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। तो सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं अपन मैलेबिलिटी। ठीक, अब पहले तो इस प्रॉपर्टी का मतलब समझो, उसके बाद ही बात करेंगे ना मेटल में क्या है, नॉन मेटल में क्या है। तो मैलेबिलिटी, मारना, ऐसे ध्यान में रखो। ठीक है, अब आप मारोगे यानी बीट करोगे तो जो भी सब्सटेंस है वो फ्लैट होता चला जाएगा, यानी वो शीट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो मैलेबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी टू बी बीटन इनटू शीट। पर इंपॉर्टेंट क्या है? सपोज आपने किसी सब्सटेंस को हैमर करना शुरू किया, उसको आपने बीट करना शुरू किया, वो थिन होता गया, लेकिन शीट बनते बनते बीच में क्या हुआ? टूट गया। तो हम उसको मैलेबल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो पूरी प्रॉपर्टी क्या है? मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। बिना ब्रेक हुए, मतलब वो इतना उसमें स्ट्रेंथ हो कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट ब्रेकिंग। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? मैलेबिलिटी। और ऐसे जो सब्सटेंसेस होंगे उनको बोलेंगे दे आर मैलिएबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब मेटल और नॉन मेटल की अगर बात करें तो मेटल्स आर व्हाट? मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, ये वाला कॉलम मेटल का है, ये आगे थर्ड जो आएगा वो नॉन मेटल का आएगा, मैं बता चुकी हूँ। तो मेटल्स आर व्हाट? मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब हम मेटल की क्या बना सकते हैं? थिन शीट। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन अपनी डे टू डे लाइफ में है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल, वेरी कॉमन, आपने देखा होगा, वो भी थिन शीट के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो उनकी एक थिन शीट बनाते हैं, उसके ऊपर फिर डिजाइन को कार्व आउट करते हैं। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। नहीं तो आपने मिठाई पर चांदी का वर्क लगा हुआ देखा होगा, आप उसको हाथ लगाओ, वो इतना पतला होता है कि वो हाथ लगाते ही वो टूटने लग जाता है। इट इज सच अ थिन शीट, है ना। तो ये सारे मेटल्स क्या हैं? दे आर हाईली मैलिएबल मेटल्स। तो क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे हाईली मैलिएबल मेटल्स में? एग्जांपल आ जाएगा जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये बहुत ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं। अगर मोस्ट मैलिएबल की बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर की मैलिएबिलिटी लगभग क्या है? बराबर। पर फिर भी अगर कोई मोस्ट मैलिएबल आपसे पूछ ही लेगा तो आंसर क्या होगा? गोल्ड। इसलिए जरा 9th क्लास रिवाइज करो। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिया था? एक गोल्ड फॉइल ली थी, याद है? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी उन्होंने। उसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिए? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी आप पतली से पतली शीट बना सकते हो। सबसे पतली शीट किसकी बन सकती है? गोल्ड की बन सकती है, राइट। तो ये क्या है? दे आर गुड मैलिएबल मेटल्स, बट देर आर सर्टन मेटल्स जो कि मैलिएबल नहीं है, जो बहुत सॉफ्ट है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक। ये जो 3 मेटल्स हैं ज्यादातर, ये क्या है? ये मैलिएबिलिटी शो नहीं करते। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी लिख लेना कि मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिंक, दे आर नॉन मैलिएबल और दे आर नॉट मैलिएबल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं किसकी? नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। ठीक है, आप उनकी शीट नहीं बना सकते। चलो अगेन मैं वो डिस्क्लेमर रिवाइज करवा देती हूँ आपको। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, जो आपको पता होनी चाहिए, मैं वही बता रही हूँ। अदरवाइज़ इस कंटेंट का कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। बट इतना सब कुछ पढ़ के हमें अपना फोकस ख़राब नहीं करना है।
फोकस कंसंट्रेशन वाइज भी आपका सही होना चाहिए और सिलेबस वाइज भी सही होना चाहिए कि हम उतना पढ़ें जितना रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए। तो बोर्ड और एनटीएससी और आपके लेवल के जितने भी ओलंपियाड्स हैं उन सब में इसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड की बात करते हैं, डक्टिलिटी। ऐसी ही मिलती जुलती प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को याद रखना, जैसे मैलेबिलिटी को याद किया ना, मारना है, शीट बनानी है। डक्टिलिटी इज ड्रॉन, आप खींच रहे हो, यू आर ड्रॉइंग तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल स्ट्रेच, ठीक है। तो जैसे मैलेबिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट और प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। डक्टिलिटी हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये वाली क्या थी, बीटन इनटू थिन शीट्स, और ये क्या आ जाएगी, डक्टिलिटी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। दोनों में क्या चलेगा, ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो डक्टिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। वायर बना सकते हो आप। तो मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स कैसे हैं, दे आर डक्टाइल, यानी आप उनकी क्या कर सकते हो, वायर्स बना सकते हो। आपके घर में या कहीं भी और जो हमारे हाउस होल्ड जो वायरिंग होती है, आपको पता है किसकी होती है, कॉपर की होती है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं, दे आर डक्टाइल, आप उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन अच्छे एग्जाम्पल्स की बात करें, मेटल्स विच आर गुड डक्टाइल और विच हैव हाई डक्टिलिटी, अगर उनकी बात करें तो यही सेम एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जो मैलेबिलिटी में आए हैं। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, दीज आर वेरी गुड डक्टाइल मेटल्स। मोस्ट डक्टाइल की बात करें, अगेन गोल्ड, बट ऑब्वियसली हाउस होल्ड वायरिंग गोल्ड की तो नहीं बनाओगे ना, है ना, वो तो डजंट मेक एनी सेंस। तो हाउस होल्ड वायरिंग किसकी बनती है, कॉपर की बनती है, बट मोस्ट डक्टाइल की बात की जाए तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। फिर ऐसे कुछ मेटल्स जिनकी आप वायर नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, द सेम एग्जाम्पल, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, तो दीज आर नॉन डक्टाइल मेटल्स, ठीक है बच्चों। बात करते हैं अगर नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या हैं, दे आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। इनकी हम वायर नहीं बनाते। भाई नॉन मेटल्स लिक्विड और गैस को तो छोड़ ही दो, क्योंकि मैलेबिलिटी डक्टिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो भी क्या है, दे आर नॉट डक्टाइल, हम उनकी वायर नहीं बना सकते। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आई होप ये टर्म आपको पता होंगे। थर्मल रिलेटेड टू हीट, थर्मल मतलब हीट, और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी या कंडक्टर उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो अपने थ्रू कुछ पास होने देता है। तो अगर आपके पास लेट्स से एक मेटल की वायर है, आपने उसका एक एंड हीट करना शुरू किया, आप दूसरे एंड पर हाथ लगाकर देखोगे तो कुछ टाइम बाद वो भी आपको गर्म फील होगा। इसका मतलब हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हुई है। हम बोलेंगे इसने हीट को क्या किया है, कंडक्ट किया है। इट इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, यानी थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी। ऐसे ही आपने क्या किया, जोश जोश में एक मेटल की वायर ली, सॉकेट में लगाया, स्विच को ऑन किया, दूसरा एंड टच किया तो शॉक लगा, है ना, कि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया है। इट इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब अपने थ्रू हीट को पास होने देना, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देना। नहीं होने देगा तो हम बोलेंगे नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर है, होने देगा पास तो हम बोलेंगे वो कंडक्टर है, सिंपल, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं जो हीट का कंडक्टर हो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी हो। जो हीट का कंडक्टर हो जरूरी नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी हो, बट इसका रिवर्स यूजुअली सही होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है वो हीट का कंडक्टर भी होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। चलो बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर good conductors of both heat and electricity. Best conductor, सबसे बढ़िया कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा है, सिल्वर, दिस इज द बेस्ट कंडक्टर। और पुअरेस्ट कंडक्टर की बात करें तो कौन है, लेड, पुअरेस्ट कंडक्टर इज लेड।
अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आप बोल सकते हो दे आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स, या फिर क्या बोलोगे, नॉन कंडक्टर्स, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। पर इसमें क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, एक्सेप्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट क्या आ गया, ग्रेफाइट। फटाफट से रिकॉल करो क्या होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का उतना अच्छा नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए बहुत बार हम इलेक्ट्रोड, जो सेल में इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं वो किसके बनाते हैं, ग्रेफाइट के बनाते हैं। पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन आता है डायमंड, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ओनली, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता पर हीट को कंडक्ट करता है। इसीलिए हम बहुत बार जो हाई प्रिसिशन थर्मामीटर्स होते हैं, यू अंडरस्टैंड, हाई प्रिसिशन थर्मामीटर्स विच आर मेंट टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, जिनका प्रिसिशन बहुत हाई होता है, उनमें हम डायमंड को यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पर देखो बोर्ड में, स्पेशली बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पर ये होता है कि इसका रीजन आपसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। ये एनटीएस में भी पूछा जाता है, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? द रीजन इज बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट मार्क करके जितने सितारे इसमें लगा सकते हो लगा लो। ये इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज द सेम रीजन व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज का भी रीजन सेम है, क्योंकि उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बात समझो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है। देखो कंडक्टिविटी तुमने फिजिक्स में पढ़ी होगी, या कंडक्टर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये पढ़ा होगा। तो आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज है और वो चार्ज मूव कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यस, दैट जनरेट्स करंट। तो अगर कहीं करंट फ्लो कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो उसमें चार्ज प्रेजेंट होगा और वो चार्ज फ्री होगा, फ्री टू मूव, मूवेबल चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो सब में है, एटम सब में है, इलेक्ट्रॉन्स सारे एटम्स में है, लेकिन दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो फ्री टू मूव नहीं है, वो मूवेबल नहीं है। पर मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर फ्री टू मूव। इसको रिलेट करो कल वाले लेक्चर से, देखो पहले वाले लेक्चर से, लेक्चर 1 से मैंने कहा था मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स की टेंडेंसी क्या है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर फ्री टू मूव, वो एटम में से बाहर निकल चुके होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम यही रीजन किसका है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट का भी है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो लेट्स टेक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप इनके मतलब आपको पता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिसमें लिक्विड क्या है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, यानी मेल्ट हो रहा है और बॉइल हो रहा है। अब अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका यूज़ भी है अपनी लाइफ में। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का है, टंगस्टन। सिंबल होता है इसका W। इसका क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग, इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट भी है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यूज अपन क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। आपने कभी बल्ब देखा हो तो बल्ब में एक पतली सी वायर होती है, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, है ना, जो सर्किट को कंप्लीट कर रही होती है, दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, राइट। क्योंकि जब बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो हीट भी जनरेट होती है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपने पढ़ा होगा।
तो वहां पर वो गर्म हो जाता है बल्ब। अगर आपने वो फिलामेंट किसी भी ऐसी मेटल का बना दिया तो वो मेटल क्या होगा, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, वायर ब्रेक हो जाएगी, सर्किट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और बल्ब बहुत जल्दी फ्यूज हो जाएगा। तो वो फिलामेंट जो है मेटल जो बनता है वो टंगस्टन का बनता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा, और ये हीट को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। तो टंगस्टन का क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंटर, इसीलिए इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ बल्ब्स। बच्चों क्वेश्चन आ चुका है ये, दोनों में, ओलंपियाड में भी आ चुका है और बोर्ड्स में भी आ चुका है, रीजनिंग में, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो बात करते हैं नॉन मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। तो यूजुअली नॉन मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। यूजुअली नॉन मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। लेकिन जब मैं यूजुअली बोल रही हूँ तो डेफिनेटली दिमाग में क्या है, कोई ना कोई एक्सेप्शन। तो एक्सेप्ट क्या आ जाएगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एक्सेप्शन क्या आ जाएंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या क्या आ जाएगा इसमें, ग्रेफाइट भी आएगा और इसमें डायमंड भी आएगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी हो रही होगी प्रॉपर्टीज की। चलो कहां तक पहुंच गए हम, 5th प्रॉपर्टी तक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लस्टर। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है लस्टर, है ना। लस्टर का मतलब क्या होता है, लस्टर बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया है। लस्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। कौन सा, बड़ा कॉमन है हमारी डे टू डे लाइफ में, लक्स। देखा है ना वो एड लक्स का, लक्स एक साबुन है ना, कोई एक्ट्रेस है, लक्स से नहाकर निकलती है, शाइन करने लगती है, ग्लो मारने लगती है, चमकने लगती है ना। लक्स मीन्स टू शाइन, ठीक है। इसी वर्ड से क्या ली है प्रॉपर्टी, लस्टर। तो लक्स का मतलब होता है टू शाइन, चमकना। तो लस्टर मीन्स शाइन करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। जिनमें प्रॉपर्टी होती है हम बोलते हैं दे आर लस्टरस, जिनमें नहीं होती हम बोलते हैं दे आर नॉन लस्टरस, ठीक है। तो अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर लस्टरस। क्या मतलब हुआ इसका, इट मीन्स दे शाइन, मेटल्स शाइन एंड कैन बी पॉलिश्ड, दे शाइन। और अगर यूज करते करते सपोज उनकी शाइन क्या हो जाती है, डल हो जाती है, तो आप उनको पॉलिश कर सकते हो। सो मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू शाइन एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। तो मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं। इसलिए तो सिल्वर है, गोल्ड है, इनके हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, चमकेंगे नहीं तो कितने खराब लगेंगे, कोई पहनेगा नहीं पहनेगा। तो ये एक लस्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम क्या बनाते हैं, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। चलो नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, मतलब वो शाइन नहीं करते। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। अब यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हो आप सब, जब आपसे एक्सेप्शन पूछा जाता है कि भाई नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस हैं, एक्सेप्शन निकालो इन ऑप्शंस में से या मेंशन वन एक्सेप्शन, आप क्या लिख देते हो, डायमंड। और डायमंड तो चमकता है भाई, ये तो हमें पता है, तो एक्सेप्शन होना चाहिए। लेकिन जो प्योर डायमंड होता है या जो रॉ डायमंड आई शुड से, जो रॉ डायमंड होता है दैट इज वेरी डल, मतलब डायमंड की नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं है लस्टर, नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं है शाइन करना। जब उसको माइन आउट करके निकालते हैं ना तो बहुत डल दिखता है, बिल्कुल भी चमक नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। हिंदी में एक कहावत है, हीरे को जितना तराशो वो उतना चमकता है। तो वो तराशना क्या है, अलग अलग एंगल्स पर, डिफरेंट एंगल्स पर हम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं ना। डायमंड हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका इंटरेक्शन लाइट से बहुत अच्छा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है। तो जब हम उसको डिफरेंट एंगल्स पर कट करते हैं तो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो चमकने लगता है, वो चमकता हुआ दिखाई देता है, बट ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहां पर वार्निंग सिग्नल है मेरे बच्चों, डायमंड का एक्सेप्शन यहां नहीं लिखना है, ठीक है। यहां पर एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, दो एक्सेप्शन आएंगे जिनमें नेचुरल शाइन है, ठीक है, नेचुरली वो लस्टरस हैं। कौन कौन से, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ये दो नॉन मेटल्स में क्या आ जाएंगे, एक्सेप्शन आ जाएंगे कि ये
रॉ निकालो या कैसे भी हैं, दे हैव दिस प्रॉपर्टी टू शाइन। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, सोनोरिटी। ठीक है, सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस, बच्चे बोलते हैं साउंड, लिखते भी यही हैं, प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस साउंड। अरे साउंड तो इसको यहाँ पर भी आ रहा है साउंड, है ना, ये साउंड नहीं है, या आपके पास आप किसी डेस्क पर बैठे हो तो उसको भी जरा मार के देखो साउंड निकलेगा, तो वो क्या सोनोरस है? नहीं, यहाँ पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, वाइब्रेटिंग साउंड। तो अगर आप किसी को ऐसे हिट कर रहे हो एंड इट इज प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड, एक गूंजता हुआ साउंड निकल रहा है, तो वो क्या होता है? सोनोरस होता है, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी की, अदरवाइज वो नॉन सोनोरस होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? मेटल्स आर व्हाट? मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। इसीलिए तो बेल्स और गॉन्ग्स किसके बनते हैं? मेटल अलॉयज के बनते हैं, है ना। और नॉन मेटल्स कैसे हैं? दे आर नॉन सोनोरस। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं, उनकी बात कर लेते हैं अपन फटाफट। तो कहाँ तक पहुंच गए थे भाई? हम पहुंच गए थे 7 तक। चलो आगे चलते हैं, 8th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस की बात करते हैं, इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। हार्ड, वैसे हार्डनेस में बताई थी क्या होता है, आपने 2 सब्सटेंस लिए, उनको स्क्रैच किया, ठीक है, ऐसे ऐसे रब किया, तो जो स्क्रैच हो जाएगा वो कम हार्ड है, दूसरा वाला ज्यादा हार्ड है। इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हार्डनेस की अगर बात करें तो आप सबको पता है मेटल्स आर व्हाट? मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन जरूर ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आता ही आता है। एक्सेप्शन यानी ऐसे कौन से मेटल्स है जो हार्ड नहीं है, ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो सॉफ्ट है? तो सोडियम एंड पोटेशियम, and they are so soft that they can be cut easily with a knife। बहुत आराम से आप उनको नाइफ से कट कर सकते हो, तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब मैंने जनरली बोला है तो डेफिनेटली कोई बात तो होगी, तो इसमें भी एक्सेप्शन। एंड आई होप आप सबको पता होगा, लोअर क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक ऐसा नॉन मेटल जो बहुत हार्ड है, इनफैक्ट इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। कौन सा? डायमंड। ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। तो ये बात हो गई अपनी किसकी? अपनी मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स के हार्डनेस की। चलो आगे बढ़ते हैं, 9th प्रॉपर्टी ले लेते हैं अपन, क्या? डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब वो भारी है, हल्का है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है ना। तो वॉल्यूम कम है, मास ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा, यानी वो भारी हो जाएगा। और वॉल्यूम ज़्यादा है, मास कम है, तो वो डेंसिटी कम यानी हल्का हो जाएगा। तो हल्का है, भारी है, ये वाली चीज़ होती है डेंसिटी। तो जब अपन मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। और इसमें भी कुछ अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर पूछ लिया जाता है, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है? हाईएस्ट मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है? तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है ऑस्मियम की। ऑस्मियम और इरिडियम 2 मेटल्स हैं, लगभग आसपास वैल्यूज आती है, बट हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? ऑस्मियम की। और लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी होती है लिथियम की। लीस्ट डेंसिटी किसकी होती है? लिथियम की। और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम है ना, बहुत कम है। क्या कौन कौन से? सोडियम है, पोटेशियम है, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या है? बहुत कम। अब यहाँ से ना एक रीजनिंग जनरेट होती है, ठीक। सोडियम, पोटेशियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। आपको भी बात पता है कि तुरंत रिएक्ट करते हैं, पानी में डालोगे तुरंत रिएक्ट कर लेंगे, एयर में रखोगे तुरंत रिएक्ट कर लेंगे। तो जब हमें इन्हें स्टोर करना होता है तो हम कहाँ स्टोर करते हैं? ऐसे ओपन तो रख नहीं सकते बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। तो हम कहाँ स्टोर करते हैं? देखो ध्यान से समझना, ध्यान से पॉइंट नोट करना। सोडियम और पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। केरोसिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, केरोसिन एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, उसमें सोडियम और पोटेशियम स्टोर किए जाते हैं। केरोसिन से रिएक्ट नहीं करेंगे, इनका कॉन्टैक्ट वाटर, एयर, इन सब से टूट जाएगा और इसमें हम क्या कर पाएंगे? इनको स्टोर कर पाएंगे। लेकिन लिथियम इंपॉर्टेंट, लिथियम को केरोसिन में स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि लिथियम उससे रिएक्ट कर लेगा,
बट लिथियम इतना हल्का है कि केरोसिन में डालोगे तो फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा तो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, इसलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर नहीं करते। तो फिर मैम कहाँ करते हैं? इट इज स्टोर्ड इन वैक्स सॉलिड है, उसके अंदर लिथियम को हम रखते हैं, वहां पर फ्लोट करने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लिथियम को आप स्टोर कर रहे हो वैक्स में और सोडियम पोटेशियम को स्टोर कर रहे हो किस में? केरोसिन में। ये तो बात हो गई किसकी? मेटल्स की। चलो नॉन मेटल्स को भी फटाफट देख लेते हैं। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो डेंसिटी, दे हैव जनरली लो डेंसिटी। अब देखो एक जनरल बात ध्यान में रखना कि जो मेटल्स है ना, इनकी डेंसिटी ग्रेटर देन होती है किससे? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जनरली मेटल्स की डेंसिटी क्या है? लिथियम को छोड़ दो, वो तो बहुत 0.59 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। जनरली हम बात करते हैं तो मेटल्स की डेंसिटी 5 ग्राम पर सीसी से ज्यादा होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी लेस देन 5 ग्राम पर सीसी से होती है। ठीक है, तो काफी अंतर है मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेंसिटी में। अगर हम सिर्फ नॉन मेटल्स को कंपेयर करें, ये तो कंपैरिजन हो गया मेटल्स नॉन मेटल्स का, अगर अमंग नॉन मेटल्स ही देखें तो अमंग नॉन मेटल्स किसकी डेंसिटी हाईएस्ट है या किसकी डेंसिटी ज्यादा है? आयोडीन। 4.93 ग्राम पर सीसी के आसपास इसकी, ये डायमंड से भी ज्यादा डेंस है। डायमंड की आती है 3.5, इसकी आती है 4.93 ग्राम पर सीसी। तो आयोडीन की डेंसिटी क्या है? अमंग नॉन मेटल्स काफी ज्यादा है। ठीक है, चलो ये बात होगी किसकी? डेंसिटी की। एक लास्ट प्रॉपर्टी फटाफट ले लेते हैं, बहुत ही जनरल प्रॉपर्टी है, आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, साथ ही में हालांकि अलग अलग प्रॉपर्टी है, रिजिडिटी ले लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, रिजिडिटी हो गया। अब देखो तीन, ये दोनों टर्म्स में ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखो। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल रिलेटेड टू द वर्ड टेंशन, फिजिक्स में पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन। टेंशन मतलब होता है फोर्स को बेयर करने की कैपेसिटी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। जैसे आपने एक वायर बनाई किसी मेटल की, या आपके पास दो मेटल्स हैं ए और बी, दोनों की आपने वायर बनाई, नीचे आपने हुक लगा दिया, अब आप उस पर वेट सस्पेंड कर रहे हो, वेट mg फोर्स आ गया। ठीक है, तो उस पर आप क्या कर रहे हो? वेट सस्पेंड कर रहे हो। तो वेट सस्पेंड बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट आएगा, एक तार टूट जाएगी, दूसरी तार नहीं टूटेगी। जो नहीं टूटेगी हम बोलेंगे इसकी फोर्स बेयर करने की, लोड बेयर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई दूसरे के कंपैरिजन में। ये होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, फोर्स को बेयर करने की कैपेसिटी। ठीक है, टेंशन को बेयर करने की कैपेसिटी। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी। आप बोलो मैम इसको बेंड करके इसकी शेप आप चेंज कर दो तो मैं इसको फोर्स लगाऊंगी, ये टूट जाएगा, बेंड नहीं होगा। ये होती है रिजिडिटी। जो मोड़कर जिनकी शेप चेंज करी जा सकती है, यानी जो फ्लेक्सिबल है, वो नॉन रिजिड होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल। और रिजिड कौन होते हैं? जिनको अगर आप बेंड करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगे, उनकी शेप चेंज नहीं होगी। अब मेटल्स की अब बात करें तो ये दोनों ही मेटल्स में क्या होती हैं? हाई, और नॉन मेटल्स में क्या होते हैं? लो। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? एक लास्ट प्रॉपर्टी की और बात कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को अपन खत्म करते हैं। मेटालिक लस्टर, है ना, या आप मेटालिक कलर की बात कर लो। चलो, जो मेटल्स होते हैं दे आर कलर्ड। मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली कलर्ड होते हैं, उनमें एक मेटालिक, एक ग्रेइश सा कलर होता है ना। कुछ कुछ का अलग भी कलर होता है, सोडियम जो है उसका एक अलग कलर है, पर जनरल, क्योंकि ये एक मतलब ऐसी बहुत कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, बट कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मेटालिक ग्रे सा कलर होता है। और नॉन मेटल्स में यूजुअली क्या है? कलरलेस है, यूजुअली कलरलेस हैं। ठीक है, इनमें एक ग्रेइश टिंच है, इनमें ग्रेइश कलर है, मेटालिक ग्रेइश कलर है। और नॉन मेटल्स क्या है? यूजुअली कलरलेस हैं। तो बच्चों ये क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही पढ़ाऊँ आपको डिफरेंशिएट करते हुए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगी मैं आपसे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो यार वो भी बताया करो, बड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। और अपनी प्रॉब्लम्स तो ज़रूर शेयर करना है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, ताकि हम बढ़िया से सोल्यूशन आपके लिए ला सके। राइट गाइज, सो गुड लक एंड थैंक यू सो मच।